बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी दो बेटियां थी, मीना और नीना, जिनकी उम्र 6 वर्ष थी। कुछ दिन पहले ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद किसान दास ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी सुनीता से एक लड़की पैदा हुई। वो सौतेली माँ उन दोनों बेटियों से बहुत अधिक घृणा करती थी। वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। भाग्यवान, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मुझे खेतों की जुताई करनी है, लेकिन हमारे पास तो बैल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। भाग्यवान, कैसा उपाय? जल्दी बताओ। उधर खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है। ये दोनों लड़कियां किस दिन काम आएंगी? आप इन दोनों लड़कियों को ही हल्के बैल के स्थान पर लगा दीजिए। दास अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पत्नी के क्रोध से डरता था। उसके बाद दास अपनी पत्नी से डरकर बोला, अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता तो है ना कि मैं जितना कह रही हूँ बस आप उतना करो, वरना फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अंजी, नीना, तुम अपनी छोटी बहन को साथ में लेकर जाओ और फावड़े से सारा खेत जोत दो। थोड़ी देर में मैं भी आता हूँ। लेकिन दीदी, हम इतनी तेज बारिश में खेत की जुताई कैसे कर पाएंगे? बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद खेत पहुंचकर दोनों बहनें और दास खेत में काम करने लगे। धीरे धीरे दोपहर तक बारिश पूरी तरह से रुक गई। फिर सुनीता उन तीनों के लिए खाने को सूखी रोटी और प्याज लाई। मैं आप सबके लिए यह थोड़ी रोटियां लाई हूँ। आप इन रोटियों को खाकर फिर काम करना। फिर भी सब अपने अपने हिस्से की रोटियां खाकर दोबारा काम पर लग गए। शाम तक वो दोनों खेतों में काम करके अपनी कुटिया लौट आए। प्रिय, दिन भर खेतों का काम करके थकावट हो गई है। तुम मेरे लिए थोड़ा पानी और रात के खाने का इंतजाम करो। हाँ जी, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। थोड़ा रुकिए। शीतल बेटी, तुम अपने पिता के लिए थोड़ा पानी लाओ, तब तक मैं तुम सबके लिए खाना परोसती हूँ। शीतल अपने पिता के लिए पानी लेने जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल एक गिलास पानी लेकर आई। फिर दास ने पानी पिया। वाह बेटी, यह पानी तो बहुत ठंडा था। दरअसल पिताजी, पड़ोस की काकी ने आज सुबह ही हमें एक मटका दिया है। बस मैं ये पानी उसी मटके से लाई हूँ। बच्चों से बातें बाद में करिएगा, उससे पहले आकर खाना खा लीजिए। दास ने देखा कि उसकी पत्नी ने उसे 3 रोटियां दी है और अपनी सौतेली बेटियों को एक एक रोटी दी है। यह सब देखकर दास मन ही मन सोचने लगा, इनकी सौतेली माँ तो इन्हें रात को भी पेट भर भोजन नहीं देती। मैं रात को भी पेट भर भोजन खा लेता हूँ। अब मैं इनको अपने हिस्से की एक रोटी दे देता हूँ, वे आधी आधी खा लेंगी। सुनीता बिल्ली को भगाने वहाँ से चली जाती है। दास ने अपनी बेटी मीना को एक रोटी दी और कहा, बेटी, इस एक रोटी में तुम दोनों आपस में आधी आधी बांटकर खा लेना। लेकिन पिताजी, आप क्या खाएंगे? बेटी, अभी तो मेरे पास 2 रोटियां हैं, मैं उन्हें खा लूंगा। तुम दोनों उसकी चिंता मत करो। उन दोनों ने आपस में आधी आधी रोटियां बांटकर खा ली। भाग्यवान, अभी खेत में थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसीलिए हम तीनों जा रहे हैं खेत में काम करने। थोड़ी देर में काम करके लौट आएंगे। जी ठीक है। उसके बाद वो तीनों साथ में खेत की ओर काम करने के लिए निकल पड़े।
मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जरूर बेटी, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। माँ, आपको पता है, कल रात जब आप बिल्ली भगाने के लिए गई हुई थी, तभी पिताजी ने मीना और नीना को अपने हिस्से की एक रोटी दे दी थी, ताकि वह दोनों आपस में आधा आधा बांटकर खा सके। अच्छा बेटी, ऐसी बात है, फिर तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। चलो ठीक है बेटी, आज रात मैं उन दोनों की खबर लेती हूँ। लेकिन आज रात सुनीता ने अपने पति को बस 2 रोटियां दी और दोनों सौतेली बेटियों को एक भी रोटी नहीं दी। यह सब देखकर दास को बहुत दुख हुआ। भाग्यवान घर का दरवाजा खुला हुआ है, तुम जाओ और उसे बंद करके आओ, क्योंकि रात में ऐसे दरवाजा खुला नहीं छोड़ते। दास ने अपनी पत्नी से बहाना बनाकर कुछ पल के लिए वहां से हटा दिया। फिर दास आज भी अपने हिस्से की 2 रोटियों में से एक रोटी उन दोनों को दे देता है और स्वयं भूखे पेट ही रह जाता है। अगली सुबह होते ही शीतल ने अपनी माँ को आज भी सारी सच्चाई बताई। अरे शीतल बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? लेकिन यह सब कब हुआ? यह लोग तो हर बार बच जा रहे हैं। अब मुझे कोई और योजना बनानी होगी। अरे ओ महारानियों, तुम दोनों दिन भर बैठकर बस मुफ्त का खाना खाती ही रहोगी क्या? कुछ काम धाम भी करोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं माँ, बताइए हम दोनों के लिए क्या काम है। घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसीलिए मीना तू जा और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आ, और नीना कुटिया के बाहर थोड़ा कचरा बिखरा हुआ है, तू जाकर वहाँ की अच्छे से सफाई कर दे। फिर वो दोनों अपने अपने काम की तरफ निकल पड़ी। उसके बाद आज रात सुनीता ने किसी को एक भी रोटी नहीं दी। अगली सुबह होते ही दास ने अपनी बेटियों से कहा, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ बेटियों, तुम्हारी सौतेली माँ तुम दोनों पर बहुत जुल्म करती है। कहीं भी जाकर अपना गुजारा कर लेना। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा होगा तो तुम्हें सुख जरूर मिलेगा। अपने पिता की बात सुनकर उन दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे पिताजी। फिर वो दोनों बहनें चली जाती हैं और पूरे रास्ते आवाज लगाती जाती हैं, कोई हमें रख लो, कोई हमें रख लो, लेकिन उन्हें कोई नहीं रखता। फिर वो दोनों भटकते हुए जंगल पहुंचती है। जंगल में एक बूढ़ी माँ मिलती है। बेटी, तुम दोनों अकेले इस घने जंगल में कहाँ घूम रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी सौतेली माँ ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। अब हम दोनों बस यूं ही इधर उधर भटक रहे हैं। क्या आप हमें अपने पास रख सकती हैं? हाँ हाँ बेटी, जरूर, क्यों नहीं। मैं अकेली ही इस छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। मेरा बेटा और पति गुजर गए हैं। तुम दोनों मेरे पास रह जाओ। मेरे पास कुछ बकरियां हैं, तुम दोनों में से एक बकरी चला लेना और एक घर का काम कर लेना। उसके बाद वो दोनों बहनें बूढ़ी माँ के साथ उसकी कुटिया में रहने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर एक दिन, अम्मा मैं जा रही हूँ बकरियों को जंगल में चराने, शाम तक लौट आऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। इतना कहकर मीना बकरियों को लेकर जंगल की ओर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहन नीना कुटिया के बाहर साफ सफाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी इस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। फिर व्यापारी ने नीना से कहा, बेटी मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और इस घने जंगल में कहीं पानी नहीं मिलने वाला। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? उसके बाद नीना अंदर से पानी लेने चली गई। व्यापारी ने देखा कि नीना गरीबों जैसे फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद नीना व्यापारी के लिए पानी लेकर आई। यह लीजिए काका, आप इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। किसी को पानी पिलाना सौभाग्य की बात है। फिर व्यापारी ने बड़े ही प्रेम से पानी पिया। उसके बाद व्यापारी कहने लगा, दरअसल बूढ़ी माँ मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ, मेरे पास धन दौलत सारी चीजें हैं, लेकिन कमी है तो बस एक संतान की।
मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस लड़की को अपने साथ ले जाने दोगी तो मैं इसकी देखभाल अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, ये दोनों बहनें कुछ समय पहले ही मेरे पास आई थीं। इनके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। ठीक है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे पास ये मुझसे ज्यादा सुखी रहेगी, लेकिन जंगल में इसकी छोटी बहन मिलेगी जो बकरियां चरा रही होगी। तुम उससे पूछ लेना। अगर मैं इसकी बहन से मिला तो यह कभी मेरे साथ नहीं जाएगी, इसीलिए मुझे और सोचना होगा। हाँ ठीक है बूढ़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर इसकी बहन से पूछ लूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो चलो जंगल से तुम्हारी बहन को भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, हाँ हाँ जरूर। फिर व्यापारी नीना को लेकर अपने साथ जाने लगा, लेकिन उसकी बहन को साथ में नहीं लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद व्यापारी नीना को लेकर अपने घर पहुंच गया। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी आओ, ये देखो आज मैं किसे घर लाया हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों? घर आते ही सांड की तरह चिल्लाने लगे। अच्छा ठीक है, रुकिए आती हूँ। अरे अरे, आप ये किसी भिखारी का बच्चा साथ में उठा लाए हो? जरा देखो तो इसके कपड़े कितने फटे पुराने और गंदे हैं। भाग्यवान, हमारे पास तो एक भी संतान नहीं है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपनी पुत्री के रूप में घर ले चलूं। अब तुम ज्यादा बातें मत करो, आज से यह हमारी बेटी है और हम इसके माता पिता हैं। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन मीना इन सब बातों से अनजान जंगल से बकरियां चराकर घर लौटी। अम्मा, अरे ओ अम्मा, मैं बकरियां चराकर आ गई, अब थोड़ा आराम करती हूँ। वैसे अम्मा पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नीना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो अम्मा? बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस व्यापारी के साथ नहीं गई क्या? कहाँ है वो अम्मा? आप किस व्यापारी की बात कर रही हैं? वही व्यापारी जिसने तुम्हारी बड़ी बहन का पालन पोषण करने के लिए अपने साथ लेकर गया। फिर बूढ़ी माँ ने सारी बात मीना को बताई। अपनी बहन के जाने से मीना बहुत दुखी हुई। फिर वो रोने लगी। सीता स्वभाव की बड़ी ही कठोर थी। फिर उसने सोचा कि चलो कम से कम इस लड़की के आने से मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। अरे लड़की, तुम इस घर में आकर अपने आप को मालकिन मत समझना। यह तो हम लोगों का बड़प्पन है जो तुम जैसी भिखारन को अपने घर में रखे हैं। अब देखना बंद करो और मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, जल्दी से जाकर उनकी धुलाई करो। माँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, अब बहुत थक गई हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद जाकर आपके सारे कपड़े धुल दूंगी। अरे अरे, इतनी हिम्मत जो तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। जल्दी जाकर कपड़ों की धुलाई कर, वरना तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगी। सीता दिन भर नीना से बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करवाती थी। और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन सुबह से काम ऐसा लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। हे भगवान, सुबह से काम करते करते ऐसा लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी, और ऊपर से माँ मुझे और काम दे रही है। इससे अच्छा था कि मैं इस घर में ही ना आती। मैं इस घर में और नहीं रह सकती, वरना यह लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद नीना उस घर से जाने लगी। काफी दूर जाकर एक गांव के चौपाल पर दुखी होकर बैठती है। तभी उसके पास उसी राज्य का राजा आया। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम दुखी होकर इस चौपाल पर बैठी हो। तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया अब आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। उसके बाद नीना महाराज को सारी सच्चाई बताने लगी। सारी सच्चाई सुनने के बाद महाराज का दिल नीना के लिए पिघल गया। हाँ लड़की,
तुम्हारे साथ तो सबने मिलकर बहुत गलत किया, लेकिन तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। मेरी एक बेटी है जो तुम्हारी ही उम्र की है और मुझे एक दासी की जरूरत है। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, फिर मैं उसके बदले तुम्हें कुछ धन दे दिया करूंगा और तुम हमारे साथ राजमहल में रह जाना। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हैं। महाराज नीना को लेकर अपने राजमहल चले गए। वहीं दूसरी ओर मीना भी अपनी बहन से बिछड़ने के बाद दुखी रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ वर्षों बाद दोनों बहनें बड़ी हो गई। अब वो 20 वर्ष की हो चुकी थी। फिर एक दिन बेटी, लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे मरने के बाद तुम चिंता मत करना। अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मीना के इतना कहते ही बूढ़ी माँ की आंखें बंद हो गईं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बूढ़ी माँ बिना हिले डुले बस वैसे ही पड़ी रही। अब मीना समझ चुकी थी कि अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद मीना उठकर रोने लगी। बूढ़ी अम्मा के जाने के दुख में ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद मीना ने अपनी जीविका चलाने के लिए चूड़ी बेचने का काम शुरू किया। चलो, चूड़ियाँ बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाते हैं कि कम से कम मैं 2 वक्त की रोटियां खा पाऊं। अब कल सुबह होते ही पड़ोस के राज्य में चूड़ी बेचने जाऊंगी। अगली सुबह होते ही मीना अपनी चूड़ियां लेकर पड़ोस के राज्य में पहुंची। चूड़ियाँ ले लो, बिल्कुल मजबूत और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। मीना के चूड़ियां बेचने की आवाज राजकुमारी चित्रा ने सुनी। दासी, लगता है राज्य में कोई नई चूड़ी बेचने वाली आई है। तुम उसे बुलाकर लाओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी बुलाती हूँ। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ मजबूत और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे ओ चूड़ी वाली बहन, जरा इधर तो आओ। हमारी राजकुमारी तुमसे चूड़ियाँ लेना चाहती है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बहन, चलो फिर चलते हैं। मीना अपनी बहन मीना को लेकर राजमहल में राजकुमारी के पास आने लगी। लेकिन मीना ने अपनी बड़ी बहन मीना को नहीं पहचाना, क्योंकि जब वो एक दूसरे से बिछड़ी थी तब वो दोनों बहुत ज्यादा छोटी थी और अब वो दोनों बड़ी हो चुके हैं। राजकुमारी, यह वो चूड़ियाँ बेचने वाली बहन है। इन सब चूड़ियों में से आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। लगता है तुम इस राज्य में पहली बार चूड़ियाँ बेचने आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मेरी पहचान सारी चूड़ियाँ बेचने वालों से है। हाँ राजकुमारी, मैं पड़ोस के राज्य से आई हूँ। इस राज्य में चूड़ियाँ बेचने तो ठीक है, मुझे यह नीले रंग वाली 5 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। ठीक है राजकुमारी। इतना कहकर मीना राजमहल से जाने लगी, अपनी बाकी बची चूड़ियां बेचने। थोड़ी देर बाद मीना की सारी चूड़ियां बिक गई। फिर वो जंगल के रास्ते घर की ओर आने लगी। चलो, आज तो थोड़ी अच्छी खासी कमाई हो गई। मैं सोच रही हूँ थोड़ा धन और इकट्ठा करके अपने लिए 2 गाय ले लूं। दिन भर वो घर पर रहेंगी और सुबह शाम मैं उन्हें चारा देती रहूंगी। फिर वो उसके बदले मुझे थोड़ा बहुत दूध भी दे देंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगली सुबह होते ही रोज की तरह आज भी मीना उस राज्य में चूड़ियां बेचने गई। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। मीना के हाथों की मजबूत और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। लगता है जो कल चूड़ियाँ बेचते आई थी वो आज भी आई है। कल वाली चूड़ियाँ मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तुम जाओ और उस चूड़ी वाले को बुला लाओ। मुझे दूसरी चूड़ियाँ चाहिए। अरे वाह, चूड़ी बेचने वाली, तुमने जो कल मुझे चूड़ियाँ दी थी ना, वो मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए मुझे दूसरी चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ जरूर राजकुमारी, क्यों नहीं। आपको कल वाली चूड़ियाँ पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दूसरी चूड़ियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको नीली वाली चूड़ियाँ कैसी लगी? नहीं, मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी, मुझे वो लाल वाली चूड़ियाँ दे दो, वो अच्छी लग रही है। ठीक है राजकुमारी,
मैंने ये लाल वाली चूड़ियां ले ली हैं। इन चूड़ियों के बदले कितने आने हुए हैं तुम्हारे? राजकुमारी 10 आने हुए हैं। सीता तुम राजकोष से 10 आने लाकर दे दो। नीना राजकोष से धान लेने चली जाती है और थोड़ी देर बाद 10 आने लाकर मीना को देती है। तभी मीना ने अपनी बहन नीना के हाथों पर वो जन्म चिन्ह देखा। अब मीना अपनी बहन नीना को पहचान चुकी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरी प्यारी बहन नीना, तुम इतने वर्षों से इस राजमहल में थी, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? अरे अरे, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। तुम मेरी ही बहन हो, क्योंकि जब मेरी बहन छोटी थी तब उसके भी हाथों पर ठीक ऐसे ही जन्म चिन्ह था जैसा कि तुम्हारे हाथों पर है, लेकिन उसे एक व्यापारी लेकर चला गया। तब से अपनी बहन को ढूंढते ही रह गई और आज तो मुझे मिल ही गई। व्यापारी वाली बात सुनकर नीना को सब कुछ याद आ चुका था और वह भी रोने लगी। मैं आपसे बिछड़ने के बाद हर समय आपको ही याद करती रहती थी। दीदी, मेरी प्यारी दीदी। अब दोनों बहनें एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थीं। फिर मीना नीना को अपने साथ अपने घर ले गई। और दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। किरण दीदी, हमने 4 महीनों से गृह का किराया नहीं भरा है। कल मुखिया जी हमें गृह से निकालने की धमकी दे रहे थे। मैं पैसों के जुगाड़ में लगी हुई हूँ, पर क्या करूँ? देहात में कोई हमें उधार भी देना नहीं चाहता है। बड़ी बहन किरण उदास होकर छोटी बहन मीरा को अपनी हालत बताती है। इतने में दूसरी बहन आरती कहती है, किस्मत तो देखो, जो भी काम शुरू करते हैं चलने से पहले ठप हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इतने सारे कर्ज कहाँ से भरेंगे? तीनों बहनें गृह में बैठी अपना सुख दुख बांट ही रही थी। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बाहर निकलो तीनों की तीनों। आवाज सुनते ही तीनों गृह के बाहर निकलती है। मुखिया को अपने सामने आक्रोश में खड़ा देख किरण पूछती है, पर क्यों मुखिया जी? आखिर हमने किया क्या है? मुखिया आक्रोश में बोलता है, बहुत हो गया, अब तुम तीनों इस गृह से जल्द निकल जाओ। तुम तीनों महारानियों ने पिछले 4 महीनों से किराया नहीं भरा है। अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। ऐसा ना कीजिए मुखिया जी, हम पर दया कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। निकल जाओ मेरे गृह से। मुखिया बड़ी निर्दयता से तीनों बहनों को गृह से निकाल देता है। तीनों बहनें दर दर भटकने लगती हैं। आखिर ऐसी क्या बात होगी जिस कारण मुखिया इस हद तक गिर गया कि 3 बेसहारा लड़कियों को बिना कुछ सोचे बेघर कर दिया। तीनों बहनें मुखिया के असल इरादे का सोच सच कर परेशान हो रही थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजलियां खड़कने लगी। तीनों तूफान से बचने के लिए वन की ओर भागती है। कुछ दूर चलते ही उन्हें नदी किनारे थोड़ी सी खाली जगह दिखती है, जिसे देखकर किरण बोलती है, आरती, मीरा, यह देखो, यहाँ इतनी बड़ी खाली जगह है। हम यहाँ अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना सकते हैं। इसके बाद वे तीनों बहनें बिना एक पल की देरी किए वन की लकड़ियों, पत्तों और नदी किनारे की पक्की मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। तीनों अपने नए गृह में रहकर बहुत खुश हो रही थी। दीदी, भले ही यह झोपड़ी देहात के गृह जितनी बड़ी नहीं है, पर यहाँ एक अलग ही सुकून है। ना तो यहाँ हमें किराया भरने की चिंता है और ना ही गृह खोने का डर। सच में पहली बार हम किराए के नहीं बल्कि अपने खुद के गृह में रह रही है। जिस कारण आरती उठ गई। इतना बोलते ही आरती ने परेशान होकर किरण और मीरा को जगाया। ये सुनते ही दोनों फौरन नींद से जगी और बारिश से बचने का उपाय सोचने लगी। संगीत इतना बोलकर तीनों भोर होने का इंतजार करने लगती है। छत टपकने के
हे प्रभु, अब यह क्या नई मुसीबत है। तुम दोनों जल्दी उठो, देखो छत टपक रही है। इतना बोलते ही आरती ने परेशान होकर किरण और मीरा को जगाया। देखो छत टपक रही है, ऐसा ही रहा तो गृह के अंदर पानी भर जाएगा। दीदी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम छत के ऊपर भी मिट्टी का काम कर दें। मिट्टी की मोटी परत होगी तो छत टपकने का कोई डर ही नहीं रहेगा। उपाय अच्छा है। अभी बारिश हो रही है, आज हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। भोर होते ही, बारिश बंद होते ही हम गृह की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। इतना बोलकर तीनों भोर होने का इंतजार करने लगती है। छत टपकने के कारण वे सो नहीं पाती, इसलिए कोने में बैठी बैठी पूरी रात बिना सोए गुजार देती है। भोर होती है, बारिश के रुकते ही वे तीनों छत की मरम्मत में लग जाती है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं मिट्टी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद किरण मिट्टी लेकर आती है और फिर तीनों बहनें छत ठीक करने लगती हैं। अब उनका गृह पहले से और भी मजबूत बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब तो देहात में हर रोज बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन तीनों बहनों के गृह पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के छूटते ही किरण और आरती मुखिया के गृह जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? गृह लेने की उम्मीद न पालना फिर से। मुखिया जी, हमें गृह वापस नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे एक उपकार की उम्मीद करने आए हैं। कैसी सहायता? हो सके तो आप हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगी। आप तो देहात के मुखिया हैं। आपको तो देहात में हर किसी का उपकार करना चाहिए। यह आपका फर्ज है मुखिया जी। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। मुखिया उनकी खूब बेइज्जती करता है, मानो जैसे वह बरसों पुरानी कोई दुश्मनी अपने आक्रोश के जरिए उन पर निकाल रहा हो। आरती और किरण उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। इसके बाद दोनों मायूस होकर मुखिया के गृह से निकल जाती है। दोनों के अंदर गृह जाकर मीरा को सब सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए दोनों वहीं रास्ते में रुककर परेशानी का हल सोचने लगती है। आरती, अब हम क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो अपना पेट कैसे पालेंगे? कब तक हम वन की सब्जियां और फल खाकर गुजारा करेंगे? ऐसे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो मीरा की फिक्र हो रही है। हमारी छोटी बहन है, हमें उसे खुश रखना चाहिए, पर भाग्य के हाथों मजबूर उसे भी हमारे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से अपना दुख बांट रही थी। तभी अचानक वहां देहात की कुछ औरतें आती हैं। ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रही हैं? इन्हें तो मुखिया ने गृह से निकाल दिया था ना। तुम तीनों बहनें हो ही मनहूस। सही कह रही हो बहन। मुझे तो इन तीनों बहनों से नफरत है। इनके माता पिता ने जो देहात वालों के साथ किया था वो कोई भी अब तक भूल नहीं पाया है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर आरती को बहुत आक्रोश आता है और वह उस औरत को सुनाने लगती है। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या हमने तुम्हारा उद्धार खाया है जो तुम्हारी बातें सुने? जेब में 1 रुपया तो है नहीं, पर अकड़ तो देखो। जुबान कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होता। कहना क्या चाहती हो? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या किया था देहात वालों के साथ? उन्हें बदनाम मत करो। वे तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। सच सबको कड़वा ही लगता है। खैर, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना। हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। इतना बोलकर वे औरतें वहां से चली जाती हैं। शाम होते ही आरती और किरण अपने गृह वापस आती है। तब मीरा किरण और आरती मीरा को देहात में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बताती है। क्या बात है दीदी, आप दोनों इतनी निराश क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबू, बस थोड़ी काम की चिंता है। कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों निराश ना हो। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो।
कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी, जैसे सिर्फ काम ही समस्या नहीं है, बात कुछ और भी है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, हम कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगी। रात होती है। मीरा की गहरी नींद में जाते ही आरती परेशान होकर किरण से बातें करने लगती है। किरण, आखिर देहात में सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब हमारे माता पिता को गलत क्यों कहते हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब हम तीनों बहनों से इतनी घृणा करते हैं? यही सवाल उन्हें मन ही मन बेचैन किए जा रहा था। कुछ दिन बीते, अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसों के गुजारा करना नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए एक दिन किरण ने देहात के सबसे धनी व्यक्ति रामरतन से उपकार लेने की सोची। इसलिए एक दिन किरण ने देहात के सबसे धनी व्यक्ति रामरतन से उपकार लेने की सोची। आरती, मीरा, तुम दोनों गृह पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। किरण, तुम अकेले गृह का बोझ उठाने का सोच रही हो क्या? भूलो मत, तुम मुझसे कुछ महीनों की ही बड़ी हो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आराम करूं और तुम अकेले काम करो। इसीलिए तो कह रही हूँ, गृह पे ही रहना दोनों। मुझे रामरतन से काम के सिलसिले में बात करनी है। मैं घर में अकेली रहकर ऊब जाती हूँ। अब मैं भी काम करूंगी और गृह खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी। दोनों ने साथ काम करने की जिद्दत ठान ली थी, इसलिए किरण उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। अब तीनों बहनें रामरतन के गृह की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में मिलने वाले हर लोग उन्हें नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन तीनों अपनी हिम्मत नहीं हारती है और रामरतन के गृह पहुंचती है। रामरतन अपने गृह के सोफे पर बैठे आराम फरमा रहा था। अरे तुम तीनों आओ आओ, मैंने सुना है तुम्हें बेघर कर दिया गया है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। किस्मत के आगे किसकी चली है साहब, देहात में कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ, हमें कोई काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। क्यों नहीं, मैं तुम तीनों को जरूर काम दूंगा और पगार भी अच्छी दूंगा। आखिर तुम तीनों हमारे देहात की ही बेटी हो। ये लो, कुछ पैसे रख लो और आज से ही काम में लग जाओ। और हाँ, आगे कभी भी पैसों की जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कहना। शुक्रिया सेठ, आप सच में बहुत भले इंसान हो। ईश्वर आपको हमेशा तरक्की दे। इतना बोलकर तीनों मजदूरी के काम में लग जाती है। दिन बीतते हैं, अब उनकी थोड़ी आमदनी होने लगती है। अब उनके गृह में ना तो राशन की कमी थी और ना ही पैसों की। रामरतन ने तो जैसे उन तीनों का भाग्य ही बदल दिया था। एक दिन मौसम की मार देहात पे ऐसी पड़ी कि बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वे तीनों बिना किसी फिक्र के अपने मिट्टी के गृह में आराम से रह रही थी। सेठ रामरतन बहुत अच्छे हैं, हमारी परेशानी समझेंगे। हाँ, यह तो है, वो हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए हैं। जहाँ सबने हमसे मुंह फेर लिया, वहाँ उन्होंने हमें सहारा दिया। वैसे मुझे आप दोनों से कुछ बात पूछनी है। क्या बात है मीरा? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कुछ दिन पहले गृह का सामान लेने बाजार गई थी। तब वहाँ मुझे सब लोग बहुत ताने दे रहे थे। कह रहे थे अपने माता पिता की करनी का फल जरूर भुगतेगी। तू उनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दे, वे सब हमारी तरक्की से जल रहे हैं। किरण और आरती देहात वालों के तानों को नजरअंदाज कर रही थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इन तानों के पीछे क्या गहरा राज छिपा है। वे तीनों बिना किसी फिक्र के अपने मिट्टी के गृह में आराम से रह रही थी। बारिश और तूफान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देहात में हर तरफ पानी भर गया था। लोगों के लिए देहात में रहना मुश्किल हो रहा था। मुखिया जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारा गृह डूब रहा है, हम कहाँ जाएंगे? आप सब घबराइए मत, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय ही तो नहीं है मुखिया जी, बारिश ऐसे ही होती रही तो पूरा देहात।
देहात की परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि सब अपनी जान बचाने के लिए वन की ओर भाग रहे थे। वन पहाड़ की ऊंचाई पर था, इसलिए वहां पानी भरने की परेशानी नहीं थी। मीरा और आरती गृह के बाहर बैठी थी। तभी उनकी नजर देहात वालों पर पड़ी। आरती दीदी, वो देखो देहात वाले वन में इधर उधर दौड़ रहे हैं। आरती किरण को आवाज देती है। किरण भी गृह के बाहर आ जाती है। फिर तीनों देहात वालों के पास जाते हैं। उन देहात वालों की भगदड़ में मुखिया भी था। हम सब अपनी जान बचा रहे हैं। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। एक समय आपने हमें बेघर किया था। आरती, ये कोई समय है क्या लड़ाई करने का? ऐसे किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आप सब हमारे गृह चलिए। यहाँ बारिश के कारण बाढ़ आने की संभावना नहीं है। तीनों बहनें सभी देहात वाले को अपने गृह लेकर चली जाती हैं। 2 दिन बीतते हैं। बारिश का कहर कम होता है। सब अपने अपने गृह जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब मुखिया, मैं माफ कर देना तुम तीनों। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमने तुम्हारे माता पिता की गलतियों की सजा तुम तीनों बहनों को दी। आप सब अक्सर हमारे माता पिता की गलती की बात करते रहते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा आप सब हम तीनों बहनों को देते आ रहे थे? मुखिया जी, आज आपको सच बताना ही होगा। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने आपका बिगड़ा ही क्या है? मुखिया अपनी चुप्पी तोड़ता है और उन्हें सालों पुराना राज बताता है। तुम्हारे माता पिता ने सालों पहले मंदिर के गहनों की चोरी की थी। यह सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, यह मुमकिन नहीं। भले ही हमारे माता पिता हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे हो, पर फिर भी हम यह यकीन से कह सकते हैं कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, मैं 9 साल की थी जब मेरे माता पिता गुजरे थे। उनके गुजरने से पहले वो मुझे हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते थे। अब आप ही बताइए, जो अपनी बच्चियों को इतने अच्छे संस्कार दे, वो भला चोरी जैसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? तीनों जिद पे अड़ गई थी कि वे अपने माता पिता के माथे पर लगा यह कलंक मिटाकर रहेगी। वे तीनों मुखिया के ऊपर भड़कने लगी थी। तभी अचानक एक बाबा जगन्नाथ की आवाज आती है। वे दोनों सच्चे थे। यह सुनते ही सबकी नजर उनके ऊपर जाती है। मुझे नहीं पहचाना मुखिया? मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ। तुम्हें कहाँ से याद होगा? उस वक्त तो तेरा पिता देहात का मुखिया था। चलो सब मेरे साथ, आज सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। इतना बोलकर बाबा जगन्नाथ सबको राम रतन के गृह के आंगन में लेकर जाते हैं। मुखिया, यहाँ खुदाई करवाओ। खुदाई शुरू होती है। मिट्टी के अंदर से मंदिर का खजाना निकलता है। राम रतन ही असली चोर है। वो तेरे पिता का खास मित्र था। उनसे चोरी करके तेरे माता पिता को फंसा दिया था। मैंने राम रतन को चोरी करते देख लिया था, इसलिए वो मेरी जान का दुश्मन बन गया था। उससे बचने के लिए अब तक मैं अपनी पहचान छुपाकर घूम रहा था। उसने मेरे माता पिता का नाम खराब किया है। इतने सालों तक उसकी वजह से आप सबने हमें इतने ताने मारे, मेरे माता पिता को कोसते रहे। उसे उसकी भरपाई करनी होगी। वो राम रतन बाढ़ से बचने के लिए नगर भाग गया है। अब हम उसे सजा कैसे देंगे? उसे उसकी भरपाई करनी होगी। हम कैसे भी करके उस राम रतन को देहात वापस लाकर रहेंगे। उन्होंने नगर में राम रतन के पास यह खबर पहुंच पाई कि बाकी का खजाना मिल चुका है। राम रतन लालच के भंवर में फंस गया और देहात दौड़ा चला आया। सभी देहात के चौराहे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ है मेरा खजाना? तुम्हें खजाना नहीं, हथकड़ियां मिलेंगी सेठ। यह सुनते ही राम रतन समझ जाता है कि उसे झूठ बोलकर बुलाया गया है। मुखिया और बाकी के देहात वाले उसे पुलिस के पास लेकर चले जाते हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, अगर राम रतन इतना बुरा था तो उसने हमारी सहायता क्यों की? वो इसलिए क्योंकि यह आधा खजाना है। आधा तुम्हारे पिता ने उससे बचाकर कहीं छुपा दिया था और उसे लगता है कि तुम्हें खजाने का पता है। फिर मीरा के दोषी को सजा तो मिल गई, पर यह समझ नहीं आया कि पिताजी ने बाकी का खजाना कहाँ छुपाया होगा। मुझे पता है माँ कहाँ करती थी कि हमारे गृह के आंगन में देहात की धरोहर छिपी है। आज मुझे इसका अर्थ समझ आया।
इसके बाद किरण ने अपने किराए वाले गृह के आंगन की खुदवाई कराई और खजाना वापस से मंदिर के हवाले कर दिया। फिर वे तीनों बहनें खुशी खुशी नदी किनारे वाले गृह में रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी जोधपुर की है, जहां गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था। यह घर था मिस्टर मेहरा का। वो गरीब तो नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी आन्या और छोटी बेटी कियारा। आन्या बचपन से ही बहुत भोली और संस्कारी थी। दोनों बहनें साथ साथ पली बढ़ी, एक ही थाली में खाना खाती और एक साथ सोती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, कियारा के मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। असल में गांव के लोग भी आन्या की तारीफ करते थे। अरे देखो तो, आन्या कितनी सीधी है, एकदम देवी जैसी, शांत और दयालु। अगर ऐसी बहू मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें कियारा के कानों में जहर बनकर उतरने लगी। वह सोचती, मैं सुंदर हूँ, होशियार हूँ, फिर भी सब उसी की तारीफ करते हैं। आन्या को यह सब पता था, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि वह कियारा को अपनी छोटी बहन मानती थी। एक दिन मिस्टर मेहरा ने दोनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। हाँ। आन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन कियारा की आंखें चमक उठी। पहले आन्या के लिए आर्यन का रिश्ता आया। आर्यन गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन वह नियत का साफ और नेक दिल इंसान था। कियारा ने जब यह सुना तो वह हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़ी बहन को तो खेती करने वाला किसान मिल गया है। अब तो तुम्हारी जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी तुम्हें तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। मिस्टर मेहरा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वो गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ वो नेक दिल भी है, और आन्या उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, आपने मेरे लिए ठीक ही सोचा है। कुछ दिन बाद कियारा के लिए समीर का रिश्ता आया, जो एक बड़ा व्यापारी था। आलीशान बंगला और नौकर चाकर देखकर कियारा का घमंड और बढ़ गया। शादी के बाद आन्या आर्यन के साथ रहने लगी। आर्यन ने वादा किया, आन्या, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बस आपका साथ ही काफी है। उधर कियारा अपने ससुराल पहुंचकर अपनी दौलत के नशे में चूर हो गई। वाह, इतनी दौलत और शोहरत, अब ये सब मेरा है। मेरी तो ऐश ही ऐश है। अब तो अन्य मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। उसने अपनी नौकरानी लाजो को डांटते हुए कहा, ओए लाजो, तूने मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। चलो जल्दी से कमरा साफ करो। और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को कहो। तीज के त्योहार पर जब दोनों बहनें मायके आईं, तो कियारा ने आन्या की गरीबी का मजाक उड़ाया। और बताओ आन्या, क्या चल रहा है? आर्यन जीजू खाना भी देते हैं या नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई, उनके यहाँ तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, पर तुझे कहाँ से खिलाएंगे? आन्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वह आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला है, मुझे और क्या चाहिए? जब हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। भला आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। अरे
तूने मायके से कुछ सीखा नहीं क्या कि घर में बहू कैसे रहती है? तुझे कुछ तौर तरीके पता है कि नहीं? अरे तू अब लड़की नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बेटे की शादी कर दी। गरीब गवार कही की। आन्या, अब हम सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं रह सकते, अब हमें कुछ और भी करना होगा। अजी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है आन्या, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताजा फल और सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन समय का पहिया घूमा। आर्यन ने मेहनत से शहर में अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अरे आन्या, जरा बाहर तो आओ। अरे आन्या, खुशी की ही तो बात है। तुम्हें पता है आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं यह कभी नहीं कर पाता। पहले अंदर तो चलो, फिर बताता हूँ। आन्या, अजी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। क्या ये मेरे लिए है? ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो और मुझसे बात मत करो। अरे राधा, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए ही है। भला हमारी नजरें आपके अलावा किसी और को देख सकती हैं क्या? तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? औरत हो, औरत की तरह रहो। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हमें जो बड़ा ऑर्डर मिला था, अब अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया है। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट की थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा तू चिंता मत कर, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। बहू, अब श्रृंगार कम करो, घर के हालात को समझो और ये गहने मुझे दे दो, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं तो एकदम ठीक हूँ पिताजी, भला मुझे क्या होगा? लेकिन आन्या का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके इसका तो बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, अब ऐसी कोई बात नहीं है। आर्यन ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। दूसरी ओर समीर का व्यापार ठप हो गया और वे कर्ज में डूब गए। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे पिता तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वह भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए थे। वह कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे समीर की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो समीर की मदद तो करते। मिसेस खन्ना, सास का व्यवहार कियारा के प्रति बहुत खराब हो गया। अरे करमजली, तू डूबकर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया है तूने। न मायके से पैसा लाई, न किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू। समीर का व्यापार ठप हो गया। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, तू अपने मायके चली जा कुलटा। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे बिठाकर खिलाने के लिए पैसे नहीं है। अंत में टूटा हुआ दिल लेकर कियारा अपने मायके मिस्टर मेहरा के घर पहुंची। बेटा कियारा, क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई है और तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई। पिताजी, अब मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल तू अंदर चल।
मेरी बेटी को छोड़ दिया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अभी घर आती हूँ। ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई है कि हार मानकर रोने लगी। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। रो मत मेरी गुड़िया, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मैं खुद एक मजाक बनकर रह गई हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वह सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। अरे पगली, बहनें माफी नहीं मांगती बल्कि एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी मुझसे। नहीं बहन, अब मुझे समझ आ गया है, इंसान पैसे से नहीं बल्कि अपने चरित्र और व्यवहार से अच्छा और बुरा कहलाता है। आर्यन, मैं चाहती हूँ कि कियारा भी हमारे साथ काम करे, इससे वो ये सब जल्दी भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है अन्या, जैसा तुम चाहो कर सकती हो। आखिर कियारा तुम्हारी बहन है तो वह मेरी भी बहन है। आन्या ने उसे संभाला और आर्यन की मदद से उसे अपने बिजनेस में शामिल किया। यह सब करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे जितनी मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार कियारा, मैंने भी सीखा था, तू भी जल्दी ही सीख जाएगी और देखना एक दिन कामयाबी तेरे कदम जरूर चूमेगी। कियारा ने अपनी गलती मानी और खूब मेहनत की। अब तुझे कियारा से क्या काम है? तूने उसे जो दुख दिया है क्या वो काफी नहीं था, जो तू फिर से जले पर नमक छिड़कने चला आया? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं कियारा को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। बेटा, जो इंसान इतने दिन साथ रहने के बाद भी सही गलत को नहीं समझ पाया और मेरी बेटी को छोड़ दिया, भला उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज सकता हूँ? तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को इंसान नहीं बल्कि कोई सामान समझकर घर से बाहर कर दिया था। मैं उस समय इतना परेशान था कि क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कियारा को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सब करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम फिर से वापस आ गए? अरे अन्या, तुम बीच में मत बोलो, मैं कियारा से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। मिस्टर समीर, तमीज में रहकर बात कीजिए, आप मेरी बड़ी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? कियारा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। समीर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, आज मेरे पास दौलत और शोहरत आ गई है तो अब तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो। अपनी हद में रहो कियारा, इस तरह कहकर तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। समीर, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, तुम जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती, इसीलिए अब आप यहाँ से चले जाइए वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जा यहाँ से। बाद में जब समीर ने पछताते हुए कियारा को वापस ले जाने की कोशिश की तो आन्या और कियारा दोनों ने उसे करारा जवाब दिया। अंततः आन्या और आर्यन ने मिलकर कियारा के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढा और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से होती है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वक्त उसे एक दिन जरूर तोड़ देता है। एक गांव में रोशनी और पूजा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। रोशनी जहां बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, वहीं पूजा का रंग सांवला था। वो बेहद सीधी साधी थी। दोनों एक गरीब किसान की बेटियां थीं। उनकी माँ और पिता सबसे अधिक प्रेम रोशनी से करते थे। एक दिन रोशनी के पिता अनूप खेत से थके हारे घर लौटे। गीता, तुमको हम बताएं, हमारी बिटिया रोशनी की सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक के गांव में प्रसिद्ध होने लगे हैं। आज पता है, खेत में जमींदार आया रहा, बोला कि उसको हमारी पुत्री रोशनी बहुत पसंद है। मैंने सुना है जमींदार का पुत्र अजय राज सिंह बहुत ही सुंदर है।
अगर जमींदार को हमारी पुत्री रोशनी इतनी पसंद है तो उससे कहो कि वो अपने पुत्र का विवाह हमारी बेटी रोशनी से कर दे। हमने भी जमींदार से यही कहा था, परंतु उसने कहा कि अगर मैं भी उसकी तरह धनवान होता तो वह रोशनी को जरूर अपने हवेली की बहू बनाता। यह सुनकर गीता उदास हो गई। तभी अनूप हल्का मुस्कुराया। अरे उदास ना हो रे गीता, मुझे विश्वास है कि हमारी रोशनी एक ना एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर कर देगी। वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। गीता के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसी समय अनूप की दूसरी पुत्री पूजा पानी लेकर आई। पिताजी, आप खेत में काम करते करते थक गए होंगे। मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आई हूँ। इसे पीकर आपकी थकान दूर हो जाएगी। अनूप ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी पुत्री पूजा को देखा। पानी पीने के बाद उसने पूजा से कहा, ओ बेटा जी, अरे तुम भी अपनी कुछ बहन रोशनी से सीखो। एक रोशनी है जिसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के चर्चे हर गांव में प्रसिद्ध है, और एक तुम हो देवी जी, जो बिल्कुल उसके विपरीत हो, हमेशा चुप रहती हो। उस सुंदरता का तो क्या ही कहना, इतनी सुंदर भी नहीं हो, और तुम्हें भी रोज सच सवर कर रहना चाहिए और बुद्धिमानी के गुण रोशनी से सीखने चाहिए। पूजा मुस्कुराने लगी। पिताजी, मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी तकदीर में जो होता है वही उसे मिलता है। और फिर आपने तो सुना होगा, समय से पहले और तकदीर से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। यह सुनकर अनूप चुप हो गया और वहां से चला गया। पूजा अपने कक्ष में आ गई। तभी रोशनी वहां पहुंची, जो अक्सर पूजा का मजाक उड़ाया करती थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम पिताजी की चापलूसी करके उनकी नजरों में चढ़ नहीं सकती। तुम्हें कोई प्रशंसा नहीं मिलने वाली। रोशनी, तुम्हारी गलतफहमी है। मैं पिताजी का ख्याल चापलूसी की वजह से नहीं करती, बल्कि एक बेटी होने का फर्ज निभाती हूँ, भले ही वो मेरी प्रशंसा करें या ना करें। रोशनी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन रोशनी की मां गीता ने उसे आवाज दी। रोशनी, आज जंगल से जाकर फूल तोड़कर ले आना। कुछ देर बाद रोशनी और पूजा जंगल में फूल तोड़ने के लिए चले गए। फूल तोड़ते रोशनी की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। वहां कुछ लोग थे जो साधु को अपना हाथ दिखा रहे थे। अरे पूजा, वो देख, साधु महाराज बैठे हैं। सुना है उन्हें हाथ की रेखाओं का बड़ा ज्ञान है। वो हाथ की रेखाओं को देखकर बता देते हैं कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। कुछ ही देर में दोनों बहनें साधु के पास पहुंची। साधु ने पहले रोशनी का हाथ देखा और तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तो बड़ी अच्छी हैं, परंतु तुम्हारा घमंडी स्वभाव तुम्हारे अच्छे भाग्य की रेखा पर एक काली लकीर खींच रहा है। अगर तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा भाग्य और भी प्रबल हो सकता है। मैं सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, और सुंदर और बुद्धिमान होने पर मैं घमंड क्यों ना करूं? खैर छोड़िए, मुझे तो मेरा भाग्य पहले से ही पता है। आप जल्दी से पूजा की हाथ की रेखाएं देखिए और बताइए कि इसकी भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। लगता है बच्चे कि तुम्हें अपने भाग्य से ज्यादा अपने बहन के भाग्य के बारे में जानने की इच्छा थी, है ना? लाओ लाओ लाओ, हाथ दिखाओ। इतना कहकर साधु ने पूजा का हाथ देखा। कुछ देर बाद वो बोले, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत कुछ कह रही हैं बच्चा। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा। शानदार, जबरदस्त, वाह वाह वाह। साधु महाराज, मैं केवल एक बात पर विश्वास करती हूँ। मेरी तकदीर में जो भी लिखा होगा वो मुझे मिलकर रहेगा, और फिर समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। वाह वाह, बहुत अच्छे, अद्भुत अद्भुत बेटा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य की रेखाओं की तरह बहुत ही बलशाली हैं। वाह,
यह सुनकर रोशनी हंसने लगी। साधु महाराज, शर्त लगाती हूँ यह हमेशा गरीब ही रहेगी। साधु कुछ नहीं बोली। बोले, कुछ देर बाद दोनों बहनें अपने घर लौट आईं। पूजा अपने कक्ष में चली गई, जबकि रोशनी ने सारी घटना अपनी माँ और पिता को बताई। अरे बेटा, अगर तुम अपना हाथ साधु महाराज को ना भी दिखाती ना, तब भी हमें पता था कि तुम्हारा भाग्य बहुत ही ऊंचा होगा। अरे काहे कि तुम इस गांव की सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान लड़की हो। अरे रोशनी फिर घमंड से मुस्कुराई और वहां से चली गई। अगले दिन रोशनी की माँ गीता अपनी दोनों बेटियों को बोली, रोशनी, पूजा, आज फिर जंगल से फूल ले आओ, आज पूजा है। कुछ देर बाद रोशनी और पूजा जंगल की ओर चली गई और फूल तोड़ने लगी। तभी अचानक रोशनी की नजर एक वृक्ष पर बैठे हुए एक विचित्र पक्षी पर पड़ी, जो दोनों बहनों को घूर रहा था। अरे रोशनी, वो देख, वो पक्षी कितना विचित्र है। ऐसा पक्षी हमने कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, और ये तो हमें ऐसे देख रहा है जैसे हमें अच्छी तरह पहचानता हो। पूजा के इतना कहते ही वो पक्षी मनुष्य की आवाज में बोल उठा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक मायावी पक्षी हूँ। यह सुनकर दोनों बहनें चौंक गईं। अगर तुम दोनों मेरी एक पहेली का अपनी बुद्धिमानी से सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई वस्तु दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। रोशनी तुरंत खुश हो गई। वहीं पूजा शांत मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारी पहेली जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा भाग्य इतना कमजोर नहीं कि एक पहेली से बदल जाए। जो मेरी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। पक्षी कुछ देर पूजा को देखता रहा, फिर रोशनी की ओर मुड़ा। हम क्या तुम्हारे यही विचार हैं? मेरी बहन मूर्ख है, उसकी मूर्खता के चर्चे पूरे गांव में प्रसिद्ध हैं। वो मौके का फायदा उठाना नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ, मैं अपने गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की हूँ। तुम अपनी पहेली पूछो, मैं जरूर सही उत्तर दूंगी। तो सुनो, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, बताओ मैं कौन हूं? इस पहेली का उत्तर है आसमान और तारे, क्योंकि इस पहेली में नीले आसमान की तुलना एक ऐसे थाली से की गई है जो मोतियों तारों से भरा हुआ है और हमारे सिर पर उलटा रखा हुआ है। यह आसमान हमेशा हमारे चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन इसके मोती तारे कभी नीचे नहीं गिरते। हम वाकई, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ रोशनी के सामने एक पत्थर प्रकट हुआ। ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल एक बार कर सकती हो। सिर्फ एक बार किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती हो, सिर्फ एक बार। उसके बाद यह पत्थर गायब हो जाएगा। इतना कहकर मायावी पक्षी रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। रोशनी खुश होकर पत्थर उठाकर पूजा के साथ घर लौटी और सारी घटना अपने माता पिता को बताई। अरे मेरी प्यारी बिटिया, आय हाय हाय हाय, किसी की नजर ना लग जाए। अरे धात, लेकिन तू है एक नंबर की मूर्ख। क्या कहूं, अब मैं समझा समझा के थक गया। पिताजी, मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी, रहने दीजिए। अगर इससे पहले पहेली पूछी जाती तो यह उत्तर ही नहीं दे पाती। बेटा रोशनी, अब यह बताओ कि किस चीज को सोने का बनाया जाए ताकि हम बहुत अधिक धनवान बन जाएं। बताओ। रोशनी गहरी सोच में डूब गई और बोली, पिताजी, आप ऐसा कीजिए, घर की सारी कीमती वस्तुएं बेच दीजिए। उनसे जो सिक्के मिलेंगे उन्हें एक बड़े बक्से में भर दीजिए। मैं एक ही बार में उस बक्से और सारे सिक्कों को सोने में बदल दूंगी।
हाँ बेटा, यही करूंगा। अनूप ने तुरंत सामान बेच दिया। बहुत सारे सिक्के लेकर बक्से में भर दिए और रोशनी को दे दिया। रोशनी पत्थर उठाकर उस बक्से को स्पर्श करते हुए बोली, मैं चाहती हूँ यह बक्सा और इसके अंदर की हर वस्तु सोने की बन जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ बक्सा सोने का बन गया और पत्थर गायब हो गया। ऐसे ही बक्सा खोला, अंदर के सारे सिक्के सोने के सिक्कों में बदल चुके थे। अरे वाह 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 वाह, मेरी पुत्री, तेरी वजह से हम धनवान बन गए। आय हाय हाय हाय, नजर ना लगे मेरी इटिया रानी को। पिताजी, आप खेत में काम करते करते थक गए होंगे। लेकिन अनूप ने गुस्से से पूजा को देखा। हाँ, गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन हाँ, तू इस बक्से से दूर ही रहना। यह बक्सा रोशनी का है। इन सोने के सिक्कों पर उसी का अधिकार है, समझ लेना। अरे रे रे, बड़ी बुद्धिमान है मेरी बिटिया रानी, नजर ना लगे इसको। हाँ, पूजा चुप रही और वहां से चली गई। कुछ समय बाद अनूप गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसका टूटा फूटा घर अब एक आलीशान हवेली बन गया। और अब वह कई खेतों का मालिक भी हो गया। अपनी हवेली में बैठा हुआ था कि तभी वहां जमींदार अपने पुत्र अजय राज सिंह के साथ आ पहुंचा। अनूप जमींदार को देखकर खुश हो गया। अनूप भाई, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पुत्री रोशनी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस समय तुम धनवान नहीं थे, इसलिए अब मैं उसे अपनी बहू नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैं अपने पुत्र अजय राज सिंह के लिए रोशनी का हाथ मांगने आया हूं। अरे, मुझे कब से आप ही का इंतजार था जमींदार जी। यह रिश्ता मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, मैं अपनी पुत्री रोशनी का विवाह धूमधाम से करूंगा। जमींदार और अजय राज सिंह खुश होकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद पूजा आकर खड़ी हो गई। पिताजी, आपको रोशनी का विवाह जमींदार के बेटे से नहीं करना चाहिए। जमींदार ने रोशनी की सुंदरता देखकर नहीं, आपका धन देखकर यह रिश्ता किया है। अरे, जब तेरे अंदर दिमाग है नहीं तो चलाती काहे को है? नहीं तो कितनी बार कहा है कि इन सब मामलों में दखल मत दिया करो। फालतू की राय किसी ने नहीं पूछी तेरी। अपने काम से काम रख। इतने में रोशनी वहां आ गई। ये क्यों नहीं कहती कि तू जल गई है? मेरा रिश्ता ऊंचे घराने में हो रहा है, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रोशनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। तुम्हारी खुशी देखकर मैं खुश होती हूं। मैं तुमसे क्यों जलूंगी? क्योंकि ना तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, ना ज्यादा बुद्धिमान, और अब तुम सह नहीं पा रही कि जमींदार स्वयं रिश्ता लेकर आया है। गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? पूजा चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद रोशनी का विवाह अजय राज सिंह के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ और वह जमींदार की हवेली में चली गई। समय बीतता गया। एक दिन गीता ने अनूप से कहा, अब पूजा का क्या करेंगे? वो भी जवान है, उसके लिए भी कोई अच्छा वर तलाशना होगा। अरे रे रे, बड़ी विवाह धूमधाम से करूंगा। अब जमींदार तो रोशनी के लिए खुद ही चलकर आया था, पर पूजा के लिए तो अभी तक कोई रिश्ता आया ही नहीं, और आएगा भी कैसे? एक तो वह बहुत ही साधारण दिखती है, दूसरा बुद्धिमान भी नहीं है रोशनी जैसी। वो दोनों नहीं जानते थे कि पूजा उनकी हर बात सुन रही थी। उसका मन उदास हो गया। वो चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। पूजा एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। अगर मेरी तकदीर में अच्छा वर लिखा होगा तो वो मुझे जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे पड़ी, जहां एक घायल युवक गिरा हुआ था और एक नकाबपोश तलवार से उस पर वार कर रहा था। हे भगवान, इसकी जान तो खतरे में है। वो पूरी शक्ति से दौड़ी और नकाबपोश को जोर से धक्का दे दिया। नकाबपोश तालाब में गिरा और चीखते हुए बोला,
मुझे मुझे तैरना नहीं आता। पूजा तुरंत घायल युवक के पास पहुंची जो खून से लथपथ पड़ा था। वो उसे सहारा देकर किसी तरह अपनी हवेली तक ले आई। है ये कौन है पूजा? कहां से पकड़ लाई इसको? पिताजी, यह जंगल में घायल पड़ा था। एक नकाबपोश इसे मार रहा था। अगर मैं देर कर देती तो यह मर जाता। क्या पागल हो गई हो? तुमने उस नकाबपोश को धक्का दे दिया। न जाने वो कौन था और यह व्यक्ति कौन है। माँ, अच्छाई और बुराई पहचानने की समझ मुझ में है। वो नकाबपोश दुष्ट था। अगर मैं उसे ना रोकती तो वो इस युवक को भी मार देता और शायद मुझे भी। अरे मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? हैं? मैं सड़क पर पड़े लोगों की सेवा करूंगा क्या? तुम लाई हो, किसी कमरे में लेटा दो और वैद्य जी को बुला लाओ। मुझसे कोई उम्मीद मत करो। अब वही उसके जख्मों को ठीक करेगा। पता नहीं कहां से ले आई इसको। पूजा चुपचाप युवक को उठाकर एक कक्ष में ले गई और एक वैद्य को तुरंत बुलवा लिया। बाप रे बाप, यह तो बहुत ही बुरी तरह से घायल है। देखो, मैं इसके घाव को ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो इसकी जान जा सकती है। मैं इसे बचाने का पूरा प्रयास करूंगी। वैद्य के जाने के बाद पूजा दिन रात उसकी सेवा में जुट गई। कुछ दिनों बाद युवक होश में आ गया। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मुझे याद आ गया। जब वो नकाबपोश मेरे ऊपर वार कर रहा था तब तुमने ही मुझे बचाया था। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। वो नकाबपोश एक डाकू था जो मेरा धन छीनने का प्रयास कर रहा था। देखो, मैं राज्य में मजदूरी करके अपने गांव जा रहा था कि तभी उस नकाबपोश ने मुझे घेर लिया, और उसके बाद की कहानी तो तुम जानती हो। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, लेकिन पूजा मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन अनूप सिद्धार्थ से बोला, हाँ भाई, मेरी पुत्री पूजा ने बताया कि तुम एक गरीब मजदूर हो और मजदूरी करके लौट रहे थे और डाकू तुम्हारा धन छीनना चाहता था। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो अपने घर वापस कब जा रहे हो? कि यहीं अब रहने का इरादा है? नहीं, मैं आज ही निकल जाऊंगा। माफ कीजिएगा। तभी अचानक अजय राज सिंह और रोशनी हवेली में आ पहुंचे। पिताजी, मैं और मेरे पति कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं। हाँ, मुझे पता लगा कि तुम एक सड़क पर पड़े हुए राहगीर को उठा लाई और दिन रात उसकी सेवा में जुटी हुई हो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, आय हाय हाय हाय, किसी की नजर ना लग जाए। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं। देखिए, मुझे आपकी पुत्री पूजा से प्रेम हो गया है। मैं पूजा का हाथ आपसे मांगना चाहता हूं। मैं उससे मन ही मन प्रेम करने लगा हूं। मैंने सिद्धार्थ की लंबे समय तक सेवा की है। मैं भी सिद्धार्थ से प्रेम करने लगी हूँ। मुझे सिद्धार्थ से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। यह सुनकर अनूप चौंक गया। उसकी नजरें पूजा पर टिक गईं। अरे तुझ में बुद्धि बिल्कुल नहीं है क्या? पागल हो गई है क्या? एक साधारण मजदूर है यह, अपना पेट नहीं पाल पाता। डाकू इसके पीछे पड़े हैं। सारा जीवन गरीबी में कटेगा। प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है। मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी, कर दीजिए विवाह। मुझे सिद्धार्थ से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। वैसे भी इसके लिए अच्छे रिश्ते आ नहीं रहे। जीवन भर कुंवारी बैठने से बेहतर है कि यह किसी मजदूर के ही पल्ले बन जाए। सिद्धार्थ और पूजा का विवाह मंदिर में साधारण तरीके से कर दिया गया। रोशनी विवाह के वक्त भी पूजा का मजाक उड़ाती रही। पूजा चुप रही, आंसू संभालती हुई सिद्धार्थ के साथ निकल पड़ी। क्यों पूजा, कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं हो रहा? अच्छाई और बुराई पहचानने की समझ मुझ में है। मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ उसे गहरे जंगल से होते हुए एक राज्य की ओर ले गया। तभी एक सैनिक भागता हुआ सीधा आ पहुंचा। हाँ, राजकुमार सिद्धार्थ,
हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। आप नहीं जानते हमें कितनी खुशी हो रही है आपको जीवित देखकर। आइए 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 आइए। पूजा स्तब्ध रह गई, उसकी सांसें थम गई। यह सुनकर पूजा चौंक गई और राजकुमार सिद्धार्थ से बोली, ये तो महल है। राजकुमार सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार सिद्धार्थ। और जो नकाबपोश मुझे मार रहा था वह मेरा मंत्री था। उसने छल से मेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे भी मारने आया था। पूजा, अगर तुम ना होती ना तो वह अपने मकसद में सफल हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है या फिर नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम था, क्योंकि तुमने बगैर यह जाने कि मैं राजकुमार हूं मुझसे विवाह करने के लिए हामी भर दी, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मजदूर हूं, डाकू मेरे पीछे पड़े। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मुझसे प्रेम करे ना कि राजकुमार से, जिसके पास राजपाट धन दौलत है, जो मेरे दिल से प्रेम करे। वो मुझे चाहिए थी और वो तुम हो, पूजा। कुछ समय बाद राजकुमार सिद्धार्थ पूजा को उसके घर लेकर आया। सैनिकों को देखकर अनूप और गीता दंग रह गए। इत्तेफाक से वहां पर पूजा की बहन रोशनी भी थी। अपने पति के साथ कुछ दिन अपने घर पर रहने के लिए आई थी। पूजा अपने परिवार वालों को सारी घटना बताते हुए बोली, पिताजी, मैं कहती थी ना, अगर मेरी तकदीर में अच्छा लिखा होगा तो वह मुझे मिलकर रहेगा। रोशनी को अपने किए पर शर्म आने लगी। दूसरी ओर अनुभव को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी रंग बिरंगी आभा के साथ वही साधु प्रकट हुआ जिसने दोनों बहनों की हाथ की रेखाएं देखी थीं। पक्षी के रूप में मैं ही था। मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली थी। मैंने कहा था ना, अगर तुम अपने स्वभाव को बदल लोगी तो तुम्हारा भाग्य और आगे। पर तुमने नहीं माना। इसके विपरीत पूजा ने अपना स्वभाव अच्छा रखा। घायल युवक की सच्चे मन से सेवा की, यह जाने बिना कि वो एक राजकुमार है। और देखो, वो एक राजकुमारी बन गई। इतना कहकर साधु उसी तरह गायब हो गया। कुछ दिनों बाद पूजा अपने पति राजकुमार सिद्धार्थ के साथ अपने महल लौट गई और पूजा की तकदीर ने सच साबित कर दिया कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता।